आर्यन खान केस में एक गवाह हैं केपी गोसावी। केपी गोसावी ने जिसने सेल्फी खींची थी और आर्यन खान के साथ सेल्फी लेते हुए उसको वायरल कर दिया था। उसके बाद एनसीबी को बाकायदा इसके बारे में जवाब देना पड़ा, क्योंकि जो नवाब मलिक मंत्री हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने सवाल उठाया था कि ये जो गवाह बनाया गया है आर्यन के ड्रग केस में, जिसको गवाह बनाया केपी गोसावी को, ये केपी गोसावी तो अपराधी है। इसके ऊपर महाराष्ट्र पुलिस ने धोखाधड़ी का, ठगी का एक केस दर्ज कर रखा है। इसको लेकर आपको बताएं कि एनसीबी को काफ़ी सफाई देनी पड़ी थी, लेकिन बहरहाल वो सेल्फी ही केपी गोस्वामी के लिए अब खतरे की घंटी बन गया है और उसके कारण अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और मामला है पुराना। जिस तरह से ये माना जा रहा था कि आर्यन खान कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, किंग खान का बेटा है, और उस केस में उसको जेल भेजने के लिए जो 8 गवाह बनाए गए हैं, उनकी जान को भी खतरा हो सकता है या उनको खरीदा जा सकता है, उनको अपना बयान बदलने के लिए किसी तरह के दबाव भी दिए जा सकते हैं। और ऐसे केस में उन लोगों की जो पहचान है उसको गुप्त रखना चाहिए था। लेकिन ये जो केपी गोस्वामी है, ये अति उत्साह में कहिए या किसी कारण से इसने आर्यन खान के साथ सेल्फी ली और बाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये किसी व्यक्ति से आर्यन खान की बात भी करा रहा है। मतलब कुल मिलाकर जो स्टार और स्टार किड्स के प्रति लगाव है लोगों का, वो किस तरह से उनके लिए, खुद के लिए मुसीबत बन सकता है, ये एक ताज़ा उदाहरण है। मैं किसी अपराधी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। केपी गोस्वामी ने अगर कोई ठगी की है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हुआ है तो निश्चित रूप से ये महाराष्ट्र पुलिस का काम है कि वो जांच करेगी। उसको रिमांड मिली है, अगर ये अपराधी है तो वो जेल जाएगा, जिस तरह से उसको रिमांड मिली हुई है। मेरा केवल ये कहना है कि आर्यन खान केस में जब वो गवाह बना तभी पुराना केस क्यों खोला गया, मेरे मन में ये शंका है। पूरे देश में लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार महाराष्ट्र की पुलिस, जब कोई मामला महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ होता है, पुलिस या नेता से, और अब एक नाम और जुड़ गया है, सेलिब्रिटियों से, बॉलीवुड के किसी सेलिब्रिटी पे कोई बात आ जाए, ऐसे में हाई प्रोफाइल मामला हो, तो जिस तरह से नवाब मलिक पहले ही दिन से आर्यन खान के बचाव में उतरे हैं और जो जांच अधिकारी है देश के सबसे ईमानदार अफसरों में से एक समीर वानखेड़े, उसको जिस तरह से निजी हमले किए गए, टारगेट किया गया, जन्म, मृत्यु, शादी, क्या क्या, उस सारे घपले में नवाब मलिक जैसे उतर के आए, तो ये माना गया कि नवाब मलिक का जो ये व्यवहार है, समीर वानखेड़े पे जो व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं, ये गलत है। और एक मंत्री को कम से कम इस तरह से खुलकर किसी के पक्ष या विपक्ष में नहीं खड़ा होना चाहिए। आर्यन खान का मुद्दा है, कोर्ट में चल रहा है, न्यायालय को तय करने दीजिए, न्यायालय तय करेगा वो दोषी है कि नहीं। लेकिन एक मंत्रालय संभाल रहे मंत्री और एक वकील बनकर के अगर किसी अपराधी, जिसके बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ अभी अपराधी है कि नहीं, वो सिद्ध होना बाकी है, लेकिन कल को अगर आर्यन खान अपराधी सिद्ध हुआ कोर्ट से, तो तब क्या नवाब मलिक इसके बारे में माफ़ी मांगेंगे कि उन्होंने एक अपराधी का साथ दिया था? और निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि तब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका होगा। अब ये जो बातें हैं, ये नेता लोग ध्यान नहीं रखते और इस तरह की बातें करते हैं। तो बात यह है कि जब अपराधी के पैरवी में उतर गए मंत्री भी हैं, तो इसी से लग रहा था कि आर्यन खान जो कि किंग खान का बेटा है, उसके बचाव में कितने बड़े बड़े लोग उतरे हुए हैं। मतलब आप समझिए कि महाराष्ट्र सरकार के एक बड़े मंत्री उसके पक्ष में आ गए, जिस तरह से पूरे बॉलीवुड के बड़े बड़े लोग उसके पक्ष में एक नैरेटिव सेट करने में लग गए। मीडिया वाले उसके बारे में, कोई बच्चा बता रहा है, कोई कह रहा है साहब गौरी खान ने तो आज रोटी नहीं खाई, अभी तो कोई कह रहा है पोटी नहीं करी। किस तरह का एक नैरेटिव सेट किया गया, मतलब मीडिया भी मजाक बनकर रह गया। कुल मिलाकर ये दिख रहा था कि बड़े घराने का बच्चा है तो किस तरह से उसके बचाव में लोग खड़े हो जाते हैं, किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, ये सब चीज़ें दिख रही थी। और इसको लेकर पहले से ये संभावना जताई जा रही थी कि जो गवाह हैं इस केस में और जो जांच अधिकारी हैं, उनको किसी ना किसी तरह से टॉर्चर किया जा सकता है, डराया धमकाया जा सकता है या खरीदने की कोशिश की जा सकती है। तो हमने देखा कि इस केस में जो केपी गोस्वामी का जो बॉडीगार्ड है वो सामने आया और बॉडीगार्ड ने बाकायदा, जिसका नाम प्रभाकर सैल है, वो केपी गोस्वामी का जो बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल है, उसने बाकायदा जो केपी गोस्वामी का बॉडीगार्ड है प्रभाकर सैल,
उसने बाकायदा ये आरोप लगाया था कि उसी के सामने गाड़ी में एक डील हुई 18 करोड़ की, और जो डील करने आई थी वो ये कह रही थी कि अब गवाहों को बदलना है, और गवाह में वो सैम का नाम ले रहा था, केपी गोस्वामी का नाम ले रहा था, और ये कह रहा था कि समीर वानखेड़े को भी इसमें से हिस्सा जाना है। और जिस तरह की बातें ये खुलकर आई, इससे ये बात जाहिर हुई, हालांकि अभी वो जांच होना बाकी है कि ये वाकई में करोड़पति लोग हैं, किस तरह से गवाहों को खरीदने के लिए पैसे का इस्तेमाल हो रहा है, इसकी शंका है। और इस शंका को एनसीबी ने कोर्ट में भी रखा। तो ये माना जा रहा था कि ये खरीद भी सकते हैं, ये डरा भी सकते हैं। और बाकायदा एनसीबी के जो जोनल अफसर हैं उन्होंने तो कोर्ट में और अपने एनसीबी में ये एप्लीकेशन लगाई है कि उनको डराया धमकाया जा रहा है, और किस तरह से नवाब मलिक डायरेक्ट उनकी फैमिली पे हमला कर रहे हैं, ये भी हमने देखा कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है। एक जोनल लेवल के एक आईआरएस को यदि कोई किसी केस की पैरवी करने के कारण उसको टॉर्चर कर सकते हैं, पुरानी बातों को उठा के ला सकते हैं, तो किसी गवाह जैसे आम आदमी के खिलाफ ये सरकार क्या कर सकती है, इसका अंदाजा था। अब उसी केस में आप देख लीजिए, ये केपी गोस्वामी को पकड़ा गया है, धोखाधड़ी का मामला है, और धोखाधड़ी का मामला 2018 का है, 3 साल पुराना। इसी में आप देखेंगे, आपको याद आएगा कि जब रिपब्लिक चैनल ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले को उठाना शुरू किया, और जैसे ही सरकार को घेरा कि इसमें सरकार के कोई लोग हैं और इसमें जो है वो बताएं क्या कर रहे हैं, पुलिस ने सबूत क्यों मिटाए, पुलिस ने ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया, अर्नब गोस्वामी जो है चैनल के माध्यम से डेली बड़े बड़े खुलासे कर रहे थे, तभी उनके पुराने केस को, अन्वय नाइक के केस को आत्महत्या के लाया गया और उनको किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, ये हमने देखा। ये एक दूसरा उदाहरण है। तीसरा उदाहरण आप देखिए, परमवीर सिंह जो कि मुंबई के कमिश्नर थे, और जब कमिश्नर कोई आईपीएस को बनाया जाता है तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की उसमें बहुत भूमिका होती है, चयन करना होता है, और आम तौर पे ये देखा जाता है सरकारों में कि अपनी पसंद के व्यक्ति को ही ऐसी महत्वपूर्ण सीट पर बिठाया जाता है। लेकिन आज वो पसंद का व्यक्ति अपराधी बन चुका है और उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू हो चुके हैं। कोई कहते हैं वो यहाँ से भाग गया है, कोई कुछ बात करते हैं। बहरहाल मुद्दा ये है कि आज की डेट में परमवीर सिंह भी महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के लिए एक बड़ा अपराधी है, और वो भी मामला क्या है, पुराना है और वसूली का है, और पुलिस के एक कर्मचारी ने ही उनके ऊपर वसूली का आरोप लगाया है। अब आप समझिए, एक आईपीएस है सीनियर, और वो मुंबई का पुलिस कमिश्नर रहा है, और जब वो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे परमवीर, बड़े बड़े केस सोल्व किए हैं, सरकार का पक्ष विपक्ष सारा कुछ देखते हुए। एक तरह से उनके पास वो सब चीजें हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन ऐसे किस्से में अब उनको अपराधी बता दिया और वो अब जेल जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से जब आप गैर जमानती वारंट इशू किसी के ऊपर करते हैं तो वो अब जमानत भी नहीं मिल सकती, इतना तय है। तो पुराना मामला उठाया, तो ये जो चीजें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं पुराने मामलों को उठाकर प्रेशर बनाने का एक मुद्दा हो सकता है, ऐसा लोगों का शक है। ये न्यायालय तय करेगा, पुलिस की जांच तय करेगी महाराष्ट्र की कि परमवीर सिंह का दोष क्या है कि नहीं है, ये फैसला न्यायालय में होगा। इसी तरह ये जो केपी गोस्वामी है, पुलिस के पास एफआईआर है धोखाधड़ी की, न्यायालय में तय होगा कि इसने क्या किया है, और अपराधी है तो निश्चित रूप से जेल जाएगा। लेकिन यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि यदि केपी गोस्वामी अपराधी भी घोषित हो जाए तो भी अगर वो आर्यन के केस में गवाह है तो आर्यन के केस में इससे कोई फर्क पड़ना है नहीं, क्योंकि वो गवाही पहले स्तर तक ठीक थी। अब जो स्तर चल रहा है सुनवाई का और जो सबूत एनसीबी के पास हैं, जो कोर्ट में प्रस्तुत किए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जिसमें इन गवाहों का कोई सीधा सीधा रोल नहीं है। और आर्यन खान के पास से तो पहले से ही कोई ड्रग मिली नहीं है, और उस केस पर केस भी ये पुटअप नहीं किया गया है एनसीबी की तरफ से। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो केपी गोस्वामी को या किसी और जो गवाह हैं उनको किसी तरह से डरा धमका कर आर्यन खान के पक्ष में कुछ बुलवा पाएंगे और उससे आर्यन खान की केस पे कुछ फर्क डाल पाएंगे, वो गलत सिद्ध होगा। क्योंकि आपको बताएं कि आर्यन खान के विरुद्ध अब जितने भी एविडेंस कोर्ट में हैं वो एनसीबी ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस के आधार पर
इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए हैं जिसके आधार पर यह पुख्ता माना जाता है कि इसमें तो कोई छेड़छाड़ का सवाल ही नहीं है। इस तरह की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और इन गवाहों का पहले से ये उम्मीद की जा रही थी कि इंसान है तो वो भटक भी सकता है, वो बदल भी सकता है, बिक भी सकता है, वो डर भी सकता है। और जो ये ड्रग पैडलरों के मामले में, ड्रग के धंधे में ये अक्सर देखा गया है कि ड्रग के मामले में बड़े बड़े तार क्योंकि आतंकवादियों तक जुड़े होते हैं और मोटे पैसे का ये धंधा है, इसमें अक्सर या तो ये जो गवाह हैं ये अक्सर या तो बिक जाते हैं या तो डर जाते हैं। और इसीलिए हमने देखा था कि एक एक्स आर्मी मैन गवाह के तौर पर एनसीबी ने प्रस्तुत किया था, लेकिन उस एक्स आर्मी मैन को समीर वानखेड़े का संबंधी बताकर, निकट का परिवार का बताकर उसको बदनाम करने की कोशिश की गई थी। बहरहाल मामला कोर्ट में है, लेकिन इतना तय है कि यहां जरूर महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र की सरकार, उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये पुराने केस वो तभी क्यों निकाल कर सामने लाती है जब कहीं बात सरकार पे आ रही हो या इनके किसी प्रिय मित्र पर आ रही हो। ये लोगों के मन में सवाल है। वंदे मातरम।